हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। अभी हम लोग करने क्या वाले हैं, आपको स्क्रीन में बहुत सारे मॉलिक्यूल शो हो रहा होगा, है ना। तो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, एक्चुअल में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, इतने सारे लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है ना। और सारे एलिमेंट जो होते हैं वो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है सब में, और बॉन्डिंग करके वो सारे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होता है हमारे पास। अब इन मॉलिक्यूल से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो जितना भी मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे दे रखा है ना, आपको 50 to 100 जो क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ, वो सारे मॉलिक्यूल जो है वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ मॉलिक्यूल है। या तो वो CSIR नेट में पूछा गया था, या फिर गेट में पूछा गया था, टिफर में पूछा गया है, या फिर IIT JAM में पूछा गया था, है ना। अब क्वेश्चन बनते कैसे हैं इन सारे टॉपिक से? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है जो 2 नंबर्स के होते हैं। उसमें पूछना चाहता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, या कभी कभी उसको थोड़ा बड़ा करने के लिए बोल देते हैं विच मॉलिक्यूल शो सेम हाइब्रिडाइजेशन। तो वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा कभी कभी क्या पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, व्हाट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। व्हाट इज द वेरिएशन इन ए बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल भी पूछते हैं। उसको भी हम कैसे डील करते हैं उसके हाइब्रिडाइजेशन से, कि किसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, किसके पास कितना लोन पेयर्स है, कितना बॉन्ड पेयर्स है, वो कैसे रिपल्शन शो करेगा, और उससे उसका बॉन्ड एंगल को भी हम बिल्कुल आंसर कर सकते हैं एग्जाम में, है ना। उसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक, विच मॉलिक्यूल इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो व्हाट इज द आइसोइलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, वो भी डिटेल में करेंगे स्टडी। साथ ही कभी कभी क्वेश्चन जो आते हैं वो है आपका आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, ठीक। तो एवरी मॉलिक्यूल किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन कर ले, अगर आपको एक्चुअल में उसका क्या पता हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ट्रिकी वे में पढ़ेंगे, विद इन सेकेंड हो जाने वाला है क्वेश्चन, इस टाइप से पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया, स्टेरिक नंबर समझ आ गया, आपको ये पता चल गया कि उसमें कितने लोन पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, तो उसके बाद फिर हम जाएंगे किसमें, उसकी स्ट्रक्चर, जियोमेट्री एंड उसकी शेप। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर, जियोमेट्री एंड शेप। व्हाट इज़ द स्टेरिक नंबर, है ना। स्टेरिक नंबर होता क्या है, किसी मॉलिक्यूल में स्टेरिक नंबर से कैसे हम उसके हाइब्रिडाइजेशंस को डील करते हैं, कैसे डायरेक्ट देखते हैं हमको पता चल जाता है कि ये मॉलिक्यूल है, इसका स्टेरिक नंबर ये होगा। अगर स्टेरिक नंबर निकल गया तो पता चल जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसकी जियोमेट्री एंड जियोमेट्री के बाद शेप। तो वो सारी चीज़ें जो है विद इन सेकेंड होता है एक्चुअल में। अब हम करेंगे क्या, ट्रिक्स तो देते ही जाऊंगी मैं आपको, लेकिन उसके साथ साथ अभी मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, स्टार्टिंग से, कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन डील करते हैं, कैसे हम स्टेरिक नंबर्स निकालते हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोमेट्री, शेप एंड उसका स्ट्रक्चर। वो सबसे स्टार्ट करेंगे, जाएंगे हाई लेवल्स पे, और कंटिन्यू आप लास्ट तक देखना वीडियोस। हम ये पूरे 50 के 50 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे यहीं पे, एग्जांपल ले लेके ना सारे क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक। इसके बाद मैं आपको पूरा केमिकल बॉन्डिंग्स में जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है उसका एक पूरा क्वेश्चन बैंक बना रही हूँ, जिसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट से उसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करते हुए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। जिनको बेसिक्स आता है ना, डिफरेंस आता है, जिनको जियोमेट्री, शेप, ये सब टर्मिनोलॉजी में जिनको पता है स्टेरिक नंबर क्या होता है, जिन्हें प्रॉपरली हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, वो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके देखो, क्योंकि आगे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं जिसको हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। पर अगर आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल देखना ही है, क्योंकि मैं बेस से स्टार्ट कर रही हूँ कि कैसे हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले तो प्रीवियस वीडियो में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने पूरा ऑर्बिटल एनालिसिस भी कराया था कि कैसे कंबाइन होते हैं और कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। इतना सब करने के बाद मैंने वो भी डील कर लिया था, ड्रैगो कंपाउंड्स क्या होता है, वो सारा प्रीवियस वीडियो में है ना। आप प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार पूरा देख सकते हैं। अब मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ, कैसे स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशंस निकालते हैं, और कौन से स्टेरिक नंबर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, पाई जो बॉन्ड है वो अफेक्ट करता है क्या, शेप में लोन पेयर्स का अफेक्शन होता है क्या, वो सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टेरिक नंबर। व्हाट इज़ द स्टेरिक नंबर, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन आता नहीं है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द स्टेरिक नंबर। तो सीधे से कॉन्सेप्ट है, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम्स की सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स, किसका, ऑन सेंट्रल एटम इज कॉल्ड द स्टेरिक नंबर। उसे उसका स्टेरिक नंबर बोलते हैं। अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यहीं से लिख लेते हैं, इफ स्टेरिक नंबर इज 2, स्टेरिक नंबर 2 है, तो ऐसे कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। स्टेरिक नंबर 3 आ गया हमारा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ये नोट पॉइंट है, बस इसको नोट करते जाओ, आगे एक्सप्लेन करेंगे स्टेरिक नंबर निकालना। स्टेरिक नंबर 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3।
5 तो sp3d, 6 then sp3d2, right? Steric number is 6 then sp3d2 and steric number if 7 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d3। ये तो हो गया एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे, स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, तो कोई भी आप एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज मैंने एक दो एग्जांपल से समझते हैं स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं। कोई भी एग्जांपल ले, सपोज मैंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग क्या देखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, इसमें कार्बन है, और कार्बन जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है वैलेंस सेल में, कार्बन के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, 4 होता है, ये ऐसे बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। स्टेरिक नंबर होगा क्या, 1 and 2 ओनली सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर तो बचा नहीं कार्बन के पास, कार्बन की वैलेंसी है 4 और उसने बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया है। अब आपको ये पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड। तो इससे मुझे पता चला कि CO2 में क्या है, ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, यही है ना, क्या है, ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स हैं। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या हो गया, इसका स्टेरिक नंबर हो गया 2। सीधे से कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ भी ब्रेन में लगाना नहीं है, जितना एटम उससे अटैच्ड है, जितने बॉन्ड बना रहे हैं और उसके अलावा उसमें लोन पेयर जितने बच रहे हैं उसे ही हम उसका क्या बोल देते हैं, स्टेरिक नंबर बोल देंगे, ठीक है। कोई और भी लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट लेके देख लेते हैं, बहुत इजी से एग्जांपल ले लेती हूँ, NH3। NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पता है आपको, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इतना तो पता होगा ना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है किस एलिमेंट्स के पास। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है, इसके साथ अटैच्ड मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, तो मोनोवैलेंट एटम है हमारे पास 3। तो अब आपको दिख रहा है कि सिग्मा बॉन्ड कितना फॉर्म हो गया, 1 2 and 3, हियर 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर्स, इन्हीं दोनों को ही तो आप क्या बोलते हो, स्टेरिक नंबर। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या हो गया 4, और अगर 4 स्टेरिक नंबर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो कितना इजी कॉन्सेप्ट है निकालना हाइब्रिडाइजेशंस को ना। स्टेरिक नंबर देखा मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर देखे उस मॉलिक्यूल्स का, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम में गए, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद मैंने देखा क्या कि वो कितने बॉन्ड पेयर्स बना रहा है वो देख लिया, और उसके बाद कितने लोन पेयर्स बच रहे हैं, लोन पेयर्स मतलब समझते हैं ना आप, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना लोन पेयर्स बच रहा है वो देख लिया, दोनों को प्लस के स्टेरिक नंबर निकल गया। और जैसे ही स्टेरिक नंबर आता है हमें पता चल जाता है हाइब्रिडाइजेशन, इफ स्टेरिक नंबर इज 2 देन sp, इफ स्टेरिक नंबर इज 3 देन sp2, पता चल जाता है। अब और ज़्यादा अगर आप बेसिक्स में जाते हैं तो कैसे हमें पता चला कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो वो सीधा कॉन्सेप्ट है उसके ग्रुप नंबर से। आप ना कभी भी पीरियोडिक टेबल्स को क्या करना, ग्रुप वाइज याद करना, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में जाते हो तो फर्स्ट ग्रुप के जो जैसे आपने फर्स्ट ग्रुप में गए एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो फर्स्ट ग्रुप में गए तो वहाँ पे आप देखते हो क्या 1s में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, ऐसे कंडीशन में आप बोल सकते हो कि उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। सेकेंड ग्रुप में आए तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगा। और मैक्सिमम जितने भी मॉलिक्यूल है वो ज़्यादातर किससे बनते हैं, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट से। तो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, सीधे सी आपको पता है ना, पी ब्लॉक जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पी ब्लॉक जो है वो स्टार्ट होता है हमारा 13th ग्रुप से होता है स्टार्ट। ये है 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th, यही है। अब क्या होगा, जो 13th ग्रुप एलिमेंट है कौन कौन सा है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलेनियम, आगे करते जाइएगा, यहाँ पे कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मेनियम, फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यहाँ ऑक्सीजन, सल्फर, इधर हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, और ये आपका हेलोजन कन्फिग्रेशन, नियॉन, आर्गन। तो ये चीज़ें होता है हमारे पास। अब आपको ना वैलेंसी के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी लर्न नहीं करना पड़ता। अगर बिल्कुल बेस में पढ़ रहे हैं आप, 11th क्लास के बच्चे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ना ऐसे टेंशन नहीं लेना है किसकी वैलेंसी क्या होती है, कैसे पता चलेगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। उसके लिए सीधे से ट्रिक्स है, अगर इस ग्रुप का मेंबर ले रहे हैं तो उसकी वैलेंसी होगी 3। इस ग्रुप का कोई भी मेंबर ले लें, कोई भी मेंबर, मैं कोई भी एलिमेंट्स ले लूँ और उसका बनाऊँ स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल, तो उसकी वैलेंसी होगी, उसके सेंट्रल एटम की वैलेंसी होगी 3, ठीक है। कार्बन फैमिली के किसी भी मेंबर को ले लो तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगा, 4 होगा। कार्बन फैमिली के किसी भी मेंबर का वैलेंसी क्या होगा, 4 होगा। तभी तो मैंने यहाँ पे कार्बन का 4 ले लिया था, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ले लिया था।
साथ ही नाइट्रोजन फैमिली के ले लें, जैसे नाइट्रोजन तो मैंने क्या बोला था 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बोला था। वैसे ऑक्सीजन का लेंगे तो ऑक्सीजन में कितने होता है 6 होता है। तो ये जो लास्ट का नंबर है ना वही उसके वैलेंसी को शो करता है। मतलब आप सीधे से बोल देना कि यही उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होगा। उसी के हिसाब से ही हम क्या करेंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल भी खुद ही बनाया जा सकता है। इतना चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं, ये 2 चीज़ें तो हमें समझ आ गया कि स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये तो था छोटा सा कॉन्सेप्ट कि हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डील कर सकते हैं बाय स्टेरिक नंबर। एक दो और एग्जाम्पल करने का वो है तो कर सकते हैं। फिर टफ से एग्जाम्पल ले लें। सपोज मैंने क्या लिया XeF2 ले लिया। अब पहले तो मुझे बताओ कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है इसमें। ऑब्वियस Xe ही है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, जिनॉन है। जिनॉन सेंट्रल मेटल एटम है और ये सराउंडेड है ना। अब मुझे सीधे से पता चल रहा है कि ये कौन से स्टेरिक नंबर से बिलोंग करेगा। कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता है कि जो जिनॉन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन है टोटल 8। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक फ्लोरीन के साथ और दूसरा फ्लोरीन के साथ बाइंडिंग कर रखा है। अभी आप इसमें ध्यान देंगे कि इसका शेप क्या होता है या ज्योमेट्री क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट आगे क्लियर करेंगे। अभी तो बस हमें पता चलना चाहिए कि कैसे बॉन्ड बनाया है। अभी ओनली मैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट कर रही हूँ, ठीक है। तो जिनॉन का मुझे पता चल गया था कि जिनॉन मेंबर है कहाँ का, 18th ग्रुप का। हेलोजन फैमिली का है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेनॉन, जिनॉन करके दिख पड़ते हैं हम। तो वो हेलोजन फैमिली का है, मतलब उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन लिखा और जैसे ही देखा कि इसने 2 बॉन्ड्स बना रखा है फ्लोरीन के साथ, तो 2 बॉन्ड्स बना दिया तो मुझे इतना पता चल गया इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स है, ठीक। प्लस मुझे क्या देखनी होती है, लोन पेयर्स ना। तो लोन पेयर कितना है, 1 2 और ये 3, हियर 3 लोन पेयर्स। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। पता चल गया, स्टेरिक नंबर पता चल गया आपको, व्हाट 5 निकला मेरा यहाँ स्टेरिक नंबर। और आपको पता है कि स्टेरिक नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d हो गया ना 5, 1s + 3p + 1d इज 5। पता चल गया। तो इतना इजी वे में आप निकाल सकते हैं थ्रू स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन। इतना क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जिसे वेरी इजी ट्रिक में आप जल्दी से निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, वो फॉर्मूला क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, फिर प्लस करते हैं और प्लस करके उसमें जो भी मोनोवैलेंट एटम जुड़ा है उसको लिखते हैं और मोनोवैलेंट एटम से डिवाइडेड कर देते हैं 2 को, ठीक। जैसे कभी कभी आपके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, है ना, लिख लेते हैं, उसको भी ट्राई करते हैं निकालने का। सपोज मेरे पास आ गया NH4 पॉजिटिव, ऐसे मॉलिक्यूल दे दिया है NH4 पॉजिटिव। अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया था उस तरीके से भी निकाल सकते हैं थ्रू स्टेरिक नंबर, वो तो है ही, पर दूसरा आप एक छोटा सा फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहला लिखेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, ऑन सेंट्रल मेटल एटम, राइट, ये लिख दिया, प्लस प्लस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। साथ ही प्लस एंड माइनस इसका चार्ज, मतलब अगर प्लस में है चार्ज तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। अगर माइनस में है चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है तो मुझे उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, पर +1 करना पड़ेगा, ठीक है। निकाल के देखें इसका, सेंट्रल मेटल एटम का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना होता है 5, पता है आपको, नाइट्रोजन का 5 होता है। फिर मोनोवैलेंट एटम, एंड व्हाट इज अ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम भी मैंने पहले बता चुका है, फिर भी बताती हूँ आपको कि मोनोवैलेंट एटम ऐसे एटम को बोलेंगे जो ओनली सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है। डाइवैलेंट एटम जो डबल बॉन्ड से अटैच होगा, ट्राइवैलेंट एटम जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। आपको पता है ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं हम, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है उतने बॉन्ड फॉर्म करके वो अटैच होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर मोनोवैलेंट एटम को ही लिया जाता है, मतलब हमेशा लिया जाता है मोनोवैलेंट एटम को। तो यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, देखिए हाइड्रोजन है ना, मोनोवैलेंट एटम सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, मोनोवैलेंट एटम है, तो नंबर्स देख लो 4 + 4। अब मुझे क्या करनी है, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो और जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस करना है, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है इतना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर मोनोवैलेंट एटम, और फिर अगर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ब्रेन में आ गया, इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना मैंने लगा दिया -1 डिवाइड बाई 2,
तो आ गया आपका वैल्यू 4 और वहाँ से भी पता चलता है कि ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी एक तरीका है बनाने का, ऐसे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल से समझते हैं जो फॉर्मूला को डिफाइन करें। I3 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहे यूजिंग फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, अब मैंने नेगेटिव चार्ज ले रखा है ना, तो इसमें क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो इसे आप लिखना सीखो, I3 नेगेटिव मतलब ये क्या हो सकता है, I2 नेगेटिव, यही होगा। तो सेंट्रल मेटल एटम भी I है और सराउंडेड एटम भी I है। ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम, 7 तो हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसका, आयोडीन का। कैसे पता चला, क्योंकि आयोडीन मेंबर है किसका, 17th ग्रुप का। तो 17th ग्रुप से मुझे पता चल गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 7। अब इसके पास कितने मोनोवैलेंट एटम ऐड है, 2 मोनोवैलेंट एटम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मोनोवैलेंट एटम प्लस हो जाते हैं आपके 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसको आप +1 करेंगे। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको -1, नेगेटिव चार्ज है, जितने नंबर्स में नेगेटिव चार्ज है तो उसको आप करोगे क्या, +1 डिवाइड बाई 2 किया। अब फिर आंसर आ जाएंगे कितना, 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 और ये हो जाएगा sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड। तो 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स निकालें और उसके बाद जाए स्टेरिक नंबर्स के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने में, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सीधे से फॉर्मूला लगाएं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम और उसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतना माइनस कर देनी है आपको, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना आपको प्लस कर देनी है। इतना करने के बाद डिवाइड बाई 2, तो भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ईजिली वे में कैलकुलेट हो जाता है, स्टेरिक नंबर भी निकल जाता है, दिस इज स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो इतना चीज़ें तो हमें पता चल गया, यहाँ से एकदम बेसिक्स पता चल गए। अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़, अब हमें क्या करनी है, मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया मॉलिक्यूल्स का। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद क्वेश्चन में तो हाइब्रिडाइजेशन अब आता नहीं है, आता क्या है, व्हाट इज़ द जियोमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज़ द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो वो कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं वो चीज़ें बताना आपको। इतनी चीज़ें तो आपको पता चल गया, बेसिक्स था जो पहले भी कर रखा है आपने, बट एक रिवाइज हो गया आपका, है ना, क्विकली रिवाइज कर लिए। अभी हम क्या करेंगे, फॉर CSIR नेट 2020-21 पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक अपलोड किए हैं और जो नहीं भी किए हैं उनकी 50-50 क्वेश्चंस कराऊंगी मैं, पूरा 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करी डाल दिया, उसके अलावा अगर आपके ब्रेन में कोई क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डाल देना। और साथ ही मुझे आप फॉलो कर सकते हैं किस में, इंस्टाग्राम में, FB में, और मुझे ईमेल करिएगा, है ना, जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई किसी भी चीज़ का PDF चाहिए तो उस कंडीशन में आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे सारा चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ईमेल ID पता चल गया आपको, FB पेज का नाम पता चल गया, तो वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके एवरी जो भी डाउट्स हैं आपके वो सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट करिए मैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर, जियोमेट्री एंड शेप। चलो डील करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता दूँ कि स्ट्रक्चर मतलब होता क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ओनली उसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स को आप किसी भी तरीके से अरेंज करके कैसा भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर दो। मतलब स्ट्रक्चर जो है ना वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है कि कितना लोन पेयर है, कितना बॉन्ड पेयर है। जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते थे हम बेसिक्स में 10th क्लास में, तो उसमें बस हम इतना पता चलता था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई मॉलिक्यूल जब मॉलिक्यूल बनाता है कोई एटम, तो कैसे कैसे हम उसको लिख सकते हैं, ये होता है आपका स्ट्रक्चर। लेकिन व्हाट इज़ द जियोमेट्री, तो जियोमेट्री जो होता है उसमें हम देखते हैं फिक्स्ड ओरिएंटेशन ऑफ द लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। किसी भी स्पेस में फिक्स्ड जो ओरिएंटेशन है कि किस पोजीशन पे जाएगा लोन पेयर और किस पोजीशन पे जाएगा बॉन्ड पेयर, उसको आप बोलते हैं उसकी जियोमेट्री। क्लियर है इतना। और व्हाट इज़ द शेप, तो शेप में आपने सीधे से बोल देनी है कि जो शेप होता है उसमें लोन पेयर्स को हम नहीं देखते, उनमें ओनली बॉन्ड पेयर्स को देखते हैं, लेकिन उसके शेप को बनाने में लोन पेयर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्जाम्पल से समझना, जो भी मैं बोल रही हूँ ऐसे समझ नहीं आएगा। चलिए कोई भी ना एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। थ्रू एग्जाम्पल हम पूरे डील करते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया किसका, NH3 अमोनिया का, मैंने एग्जाम्पल ले लिया अमोनिया। अब अमोनिया का ना डील करते हैं हम तीनों चीज़ों में, जिससे आपको चीज़ें पता चलेगा कि क्या होता है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर, फिर देख लेते हैं इसकी जियोमेट्री क्या होती है, और लास्ट में शेप। क्लियर। तो स्टार्ट करती हूँ। अगर कोई बोले कि अमोनिया, तो आप कैसे बनाओगे, इतना पता है मुझे। अमोनिया जो है
उसमें नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स, कहीं भी लिख दिया मैंने। अमोनिया के पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन उससे अटैच्ड है। तो कैसे भी बना दिया हमने, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, और ये अपना शेयर इलेक्ट्रॉन्स करके बनाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर ही तो बनाना है, कुछ भी हो सकता है। वो ओनली इन्फॉर्मेशन देता है कि कितने बॉन्ड्स पेयर हैं, कितने लोन पेयर्स हैं, दैट्स इट। एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकता है ना। कभी कभी हम इसे ऐसे भी बना देते हैं, छोटे थे तो हम बना देते थे ना, कुछ भी बना देते थे। हमें पता नहीं था कि एक्चुअल में इसके लोन पेयर्स को किधर रखना है, कौन सा ओरिएंटेशन में जाएगा, वो कैसे अरेंज होगा, वो हमें पता नहीं होता था। बस बेसिकली हम ऐसे बनाते जाते थे। दैट इज़ द स्ट्रक्चर, जो ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता। और जब हम बहुत छोटे थे, बहुत बेसिक जब हम सीखते थे, तो हम इस टाइप से ड्रॉ करते थे। देन व्हाट इज़ अ जियोमेट्री? तो जियोमेट्री जो होता है वो फिक्स इन्फॉर्मेशन देता है कि उनके लोन पेयर्स किस पोजीशन पे प्रेजेंट होगा या ओरिएंटेशन क्या होगा, एंड उनके बॉन्ड पेयर्स का ओरिएंटेशन क्या होगा। सपोज़ मैं अमोनिया के बारे में बनाऊँ तो अमोनिया के लिए होगा क्या, ये है मेरा अमोनिया, और अमोनिया में एग्जैक्टली यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा H, और यहाँ पे, और ये हुआ उसके लोन पेयर। और ऐसे करके इसका जो जियोमेट्री है वो बन जाता है टेट्राहाइड्रल। क्या बन जाता है इसकी जियोमेट्री? टेट्राहाइड्रल। अब ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर और सारी चीज़ें ना, पेंटागोनल डायपिरामिडल, फिर TBP ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं अभी डील करूँगी। वो हाइब्रिडाइजेशन निकालते ही आपको पता चलते जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसमें लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स क्या है, तो उनकी जियोमेट्री क्या होगी, वो डिटेल करेंगे अभी। बस अभी डिफरेंस देख लो ना, क्योंकि क्वेश्चन में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर भी पूछता है, कभी कभी शेप पूछता है, कभी कभी जियोमेट्री, तो हम उसमें कंफ्यूज होकर आंसर करते हैं, तो उसको क्लियर करो। लेकिन यहीं पे अगर मैं अमोनिया के लोन पेयर्स को शो ना करूँ, लोन पेयर्स को शो ना करूँ, ओनली बॉन्ड पेयर को दिखा दूँ, ठीक है। सपोज़ ये है मेरा अमोनिया और यहाँ पे मैंने ओनली बॉन्ड्स पेयर को ही दिखाया, लोन पेयर को कंसिडर नहीं किया, तो इसका जो शेप है 3 डायमेंशनल स्पेस में, जब ओनली शेप की बात करेंगे तो लोन पेयर तो वो दिखाएगा नहीं, तो उसका शेप कैसे दिखेगा, लाइक अ पिरामिड, ठीक है। कैसे दिखेगा, पिरामिडल शेप। तो ये जो पिरामिडल शेप दिखेगा ना, ये होगा इसका शेप। ये जो पिरामिडल शेप है वो इसका क्या कहलाएगा, शेप। लेकिन अब आपके मन में आएगा कि क्वेश्चन आता होगा कि क्या शेप में लोन पेयर का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि लोन पेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है शेप को डिफाइन करने में, क्योंकि जो शेप एक्चुअल में बनता है ना, वो उस लोन पेयर्स के रिपल्शंस के कारण ही बनेगा, ठीक है। लोन पेयर किस तरीके से रिपल कर रहा है, कितना ज़्यादा उनके बॉन्ड्स को अफेक्टेड कर रहा है, वो सारा चीज़ डिपेंड करता है उसके शेप को बनाने में। तो आप सीधे से बोल सकते हो कि जियोमेट्री इज़ अ फिक्स्ड ओरिएंटेशन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। उसमें हम दोनों को कंसिडर करते हैं, लेकिन जो शेप होता है उसमें हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते, बट उस शेप को बनाने में लोन पेयर अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देता है। इस शेप को बनाने में यहाँ पे जो लोन पेयर था उसने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया। क्यों? क्योंकि ये रिपल करेगा ना ऐसे ऐसे, तभी तो इनके बॉन्ड जो एंगल्स हैं उनमें डेविएशंस आते हैं। आप पढ़ोगे आगे, अभी मैं पूरा डिटेल कराऊंगी कि 2 लोन पेयर है तो कैसे उसका बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो जाता है, 1 लोन पेयर है तो कैसे उनका बॉन्ड एंगल थोड़ा इंक्रीज रहता है। तो वो सब चीज़ें हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बोल सकते हो कि शेप में लोन पेयर का इन्वॉल्वेशन तो है, लेकिन शेप में हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते, इसलिए उसका शेप बदल जाता है। मतलब अमोनिया की जियोमेट्री पूछ ले तो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्टेरिक नंबर दिख रहा है आपको, क्या है 4, स्टेरिक नंबर है 4। ऐसे कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका जो जियोमेट्री है वो होगा टेट्राहाइड्रल। इसका जियोमेट्री क्या होगा, टेट्राहाइड्रल। बट इसका शेप पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे पिरामिडल। कैसा है शेप, पिरामिडल। अभी इतना चीज़ें समझ आ गया। एक एग्जाम्पल और देखिए कर लेते हैं। सपोज मैंने क्या ले लिया, XeF2। मैंने क्या ले लिया है, XeF2। जल्दी से बताओ व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो मुझे देखते समझ आ रहा है, इसके पास तो है 8 है ना टोटल इलेक्ट्रॉन। 8 टोटल इलेक्ट्रॉन था और 2 इसने बॉन्ड बनाए होंगे, यहीं से दिख रहा है 2 सिंगल बॉन्ड बनाया। आ गया क्या 10। 8 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी थी, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी थी, 2 इसने अटैच हुए हैं, मतलब 2 इसने बॉन्ड पेयर बना लिया, इसको कस्ट हो गया 10। स्टेरिक नंबर इज 10, स्टेरिक नंबर आया मेरा 10, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। इतना चीज़ें मुझे पता चल गया है। अब हम इसका क्या निकालते हैं, ये तीनों चीज़ें है ना, स्ट्रक्चर, जियोमेट्री और वो। तो स्ट्रक्चर तो मैंने कहा कि उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता। अब आप हाई लेवल में जा रहे हो तो जियोमेट्री देखते हैं सीधे से। ज्योमेट्री की बात करूँ मैं इसकी,
तो क्या होगा, लोन पेयर को भी कंसिडर करना है ना। तो फिक्स्ड जियोमेट्री इसकी होती है वो है क्या आपका, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसा होता है इसकी जियोमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसकी जियोमेट्री होगी TBP। ऑलराइट, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की जियोमेट्री होती कैसी है एक्चुअल में, जैसे ये एक्सी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका लोन पेयर्स, क्या सही था, यहाँ पे हो जाएंगे लोन पेयर्स और यहाँ पे हो जाएगा इसका बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता चल गया इसकी स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, ज्योमेट्री कैसा है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइंगल बनेगा सबसे पहले, तो ट्राइंगल बनता है और इस ट्राइंगल्स के इस साइड पे लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारा रीज़न बताऊंगी कि क्यों मैंने लोन पेयर्स यहाँ पे रखा है और बॉन्ड पेयर्स को ऊपर नीचे रखा है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया TBP क्यों बोले मैंने, यहाँ से ट्राइंगल बना और दो पिरामिड्स बनता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ट्राइंगल्स बनता है और 2 पिरामिड्स बनते हैं। इसे ऐसे इमेज करो कि ऐसे ट्राइंगल बना लाइक दिस ना, ऐसे ट्राइंगल बना है आपके पास और ट्राइंगल्स के एक ऊपर है और एक नीचे है। तो उस केसेस में क्या होगा, वहाँ से भी एक पिरामिड बनेगा और नीचे से भी पिरामिडल बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 2 पिरामिड्स हैं, समझ आ रहा है ना चीज़ें। यहाँ से बनेगा ट्राइंगल ऐसे प्लेन में ना, ऐसे प्लेन में ऐसे ट्राइंगल बनेगा और इस ट्राइंगल के एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेंगे मॉलिक्यूल एटम्स, और इस यहाँ से बनते हैं पिरामिड्स। दैट्स व्हाई कॉल्ड द ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। आगे स्ट्रक्चर मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी तो बस हम सीख रहे हैं। ठीक, अब शेप पूछ लिया इसका, व्हाट इज द शेप। तो शेप में आपको पता है आप लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। शेप में क्या करते हो आप, लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। तो जैसे ही मैंने लोन पेयर्स को कंसिडर नहीं किया, ये कैसा दिख रहा है, लीनियर। कैसा दिख रहा है, लीनियर। तो आप क्या बोलोगे, ये है तो हाइब्रिडाइजेशन, दिस वन ना, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसका शेप क्या होगा, इसका शेप हो जाता है लीनियर। तो ये था कॉन्सेप्ट शेप एंड जियोमेट्री। इतना चीज़ें तो क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा और चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम करता है, वो हम थोड़ा डील करते हैं कि क्या बाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड है वो अफेक्ट करता है क्या किसी की जियोमेट्री शेप को, इफेक्ट करता है या किसी की हाइब्रिडाइजेशन को। तो वो देखते हैं कि कैसे अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसका एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए, मैं बोल रही हूँ कि पाई बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है किसी मॉलिक्यूल के जियोमेट्री एंड शेप में। ट्राई करते हैं। जैसे सपोज मैंने क्या ले लिया, एक सिंपल सा BeCl2 लिया। इसमें सीधे सीधे से मुझे पता है कि बेरिलियम जो है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 एटम। तो स्टेरिक नंबर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में और दोनों ने बॉन्ड बना रखा है एक्चुअली। तो 2 आ गया स्टेरिक नंबर, 2 बॉन्ड पेयर्स ही है ओनली इसके पास। तो यहाँ से स्टेरिक नंबर 2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp। अब क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है तो सीधे सीधे से ये कैसा होगा, ऐसे लीनियर। sp है तो ये कैसा होता है, इसकी जियोमेट्री लीनियर। क्या होगी, जियोमेट्री लीनियर होगा। ठीक, वहीं पे ना एक एग्जांपल ले लेते हैं हम CO2 का। अगर इसकी एग्जांपल ले तो ऐसे कंडीशन में फर्दर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल रहा है आपका, 2 आएगा स्टेरिक नंबर। आप करके देखो, आप ना सीख गए हो, स्टेरिक नंबर 2 आएगा और हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या होगा, sp होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसका भी जो शेप होता है ना एक्चुअल लीनियर ही होगा, इसकी भी जियोमेट्री लीनियर ही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड अदर जो है वो पाई बॉन्ड है, पर फिर भी इसके जो बॉन्ड एंगल है वो बिल्कुल सेम रहेंगे इसके जैसे। मतलब आपको एक चीज़ समझ आ रहा है, और इसका जो जियोमेट्री है वो भी क्या होगा, लीनियर ही होगा। ठीक है, इसका जो शेप है वो भी क्या होगा, लीनियर होगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो और क्लियर होता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और जो शेप है उसको अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो लोन पेयर्स है वो शेप को अफेक्ट करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें क्लियर हो गया है ना। अब मैं क्या करती हूँ, पूरा लिस्टिंग करते हैं और स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। अब बहुत सारे आइटम्स हैं जो खुद ही बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीधे सीधे से डील कर सकते हैं। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ, आपको पहले डिटेल में बता देते हैं कि किस में क्या होगा, किसका बॉन्ड एंगल कैसा होता है,
एक चार्ट फॉर्म में बना रही हूँ, टेबल फॉर्म में, जो सीधे सीधे से लर्न हो जाएगा आपको। अब सबसे पहले तो हम मेमोराइज करते हैं टेबल फॉर्म में कि कैसे होता है स्टेरिक नंबर, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे हम उसको बनाते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, बाकी तो डिटेल में करना ही है हमको। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले अगर आपका स्टेरिक नंबर आ गया 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। स्टेरिक नंबर इज 3, रिकॉल करो जल्दी से, देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, ये है तो आ जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp3 एंड d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसके केसेस में sp3d2 और यहाँ पे sp3d3, इतना आपको लर्न हो गया होगा। और कभी कभी क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसे ही पता चल जाता है इसमें कौन कौन सा है, एक S है और एक P है। अब P कोई भी हो सकता है, x y z 3 होते हैं ना P आपके पास, तो P में कोई भी हो सकता है, Px हो सकता है, Py भी हो सकता है एंड Pz भी हो सकता है, ठीक। इसके केसेस में आ गया तो आपने करना है S प्लस Px प्लस Py, ठीक है। इसके केसेस में आ गया तो फिर से फर्दर Px ऑर्बिटल होगा, Py ऑर्बिटल एंड Pz ऑर्बिटल। तो ऐसे करते करते आपको ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्लियर है, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी जियोमेट्री पूछ गया, तो जियोमेट्री में हमें ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। आपको पता है कि उसमें लोन पेयर को भी कंसिडर करते हो, बॉन्ड पेयर को भी कंसिडर करते हो, तो क्या मैटर पड़ता है, ज़्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं, है ना। तो जहाँ जियोमेट्री पूछा सीधा लर्न कर लो। sp हाइब्रिडाइज्ड की जो जियोमेट्री होती है वो होती है लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन तो उसकी जियोमेट्री होगी लीनियर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो उसकी जियोमेट्री होगी क्या, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल बनेगा एकदम प्लेन में, ठीक है। कभी कभी ना ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है जो पूरा प्लेन में है, वो भी मैं आपको कराऊंगी। तो जैसे ही ट्राइगोनल प्लेनर आया तो पता चल गया प्लेन में ट्राइंगल बनेंगे, होता है किसका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड का। फिर आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसकी एग्जैक्ट जो होती है जियोमेट्री होता है टेट्राहाइड्रल, क्या होता है, टेट्राहाइड्रल, ठीक है। फिर आता है sp3d2, sp3d, तो sp3d जो है उसका है आपका ट्राइगोनल बायपिरामिड, TBP, ट्राइगोनल बायपिरामिड, ठीक है जी। समझ आते जा रहा है आपको, ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, टेट्राहाइड्रॉन होगा, ये होता है आपका TBP स्ट्रक्चर। फिर ऑक्टाहाइड्रॉन होता है, फिक्स्ड ऑक्टाहाइड्रॉन होगा, और इसके बाद है पेंटागोनल बायपिरामिडल, इसको भी बोलते हैं PBP, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करनी होती है वो भी सिखा देते हैं, ये सब चीज़ें आना चाहिए, ग्रुप थ्योरी में भी वर्क आएगा ना। तो जैसे आपने बोल दिया कि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर को आप कैसे बनाओगे, सपोज मैंने A को एटम रखा है, सेंट्रल मेटल एटम A है, सपोज सेंट्रल मेटल एटम A है, तो ये हो जाएगा B और ये B, तो बिल्कुल ऐसे होगी, लीनियर होगा। और दिख रहा है आपको, अगर लीनियर है तो बॉन्ड एंगल्स क्या हो जाएंगे इसकी, अगर स्ट्रक्चर आपको लीनियर दिख गया ये ऐसे, और यहाँ पे 2 बॉन्ड्स पेयर, यहाँ पे भी अपने बॉन्ड पेयर ऐसे बना सकते हो, तो इसका समझ आ गया। तो बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है, 180, तो यहीं से पता चलता है कि sp हाइब्रिडाइज्ड जो है वो लीनियर होगा और उसका बॉन्ड एंगल होगा क्या, 180। इतनी चीज़ें पता चल गई। एग्जाम्पल तो हम अपने से बनाएंगे, इनफैक्ट अभी मैं आपको ना पूरा एग्जाम्पल बनाना सिखाऊंगी, तो इतना भी नहीं देखना पड़ेगा कि इस मॉलिक्यूल का क्या है, आप अपने से एग्जाम्पल बना सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं अगर ऐसे थ्योरेटिकल आ गया तो, ठीक। फिर मैंने कहा ट्राइगोनल प्लेनर, अब स्टेरिक नंबर है 3, सीधे से पता चल रहा है स्टेरिक नंबर है 3। यहाँ पे मैंने लोन पेयर का कॉन्सेप्ट नहीं लिया, तो 3 बॉन्ड तो बना रहे हैं, अब वो 3 बॉन्ड कैसे बनेंगे, तो इसके लिए इसकी जो एक्चुअल में शेप होता है या रिप्रेजेंटेशन वो होगा सीधे सीधे ट्राइगोनल प्लेनर। चलो बी ले लेते हैं ना, सराउंडिंग एटम को मैंने बी ले लिया है अभी, तो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है ना आपको, कैसा दिख रहा है, लाइक ए ट्राइंगल, कैसे दिख रहा है, ट्राइंगल जैसा। और इसको ना 2D में इसलिए आपको ऐसे फील हो रहा है, 3D में इसको ऐसा प्लेन में फील करना कि प्लेन में है, मतलब यहाँ पे पूरे 4 के 4 एटम्स बिल्कुल एक ही प्लेन में है, यहाँ पे A वाला एटम है और उससे ट्राइंगल बनाते हुए सराउंडेड एटम्स हैं। तो ये होती है आपका, अब क्योंकि ये जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो इसकी बॉन्ड एंगल क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर है तो बॉन्ड एंगल्स कितने आ जाएंगे बताइए जल्दी से, 120। तो फिक्स्ड बॉन्ड एंगल है इसका 120। अभी लोन पेयर का कॉन्सेप्ट नहीं आया है ना, इसलिए मैं शेप नहीं लिखी हूँ, शेप का कॉलम अलग से बनाऊंगी। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर आ गया तो उसकी जियोमेट्री और शेप तो सेम ही होगा, लोन पेयर तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी है कि ये सब शेप भी है इसका। अगर आपके पास फिक्स्ड बॉन्ड पेयर वाले एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिनमें ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो उसकी जियोमेट्री और उसकी शेप सेम होगा। क्यों सेम होगा,
क्योंकि लोन पेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, आप सेप में लोन पेयर को ही तो हटाते थे। अगर सारे बॉन्ड पेयर है तो दोनों तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे ये सेप भी है इसका और ये ज्योमेट्री भी है इसका, ठीक है। अब हम स्टेरिक नंबर 4 की बात करते हैं। ऐसा स्टेरिक नंबर 4 जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, तो वो होता है टेट्राहाइड्रल। कैसा होता है? टेट्राहाइड्रल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज ये एटम ए है मेरा, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, तो जो टेट्राहाइड्रॉन है वो होगा कुछ ऐसा, ऐसे टेट्राहाइड्रॉन इस टाइप से होगा। मतलब टेट्राहाइड्रॉन में आपको पता चलना चाहिए एक जो है वो अबव होगा और दूसरा जो है वो बिलो होगा, किसी को भी आप ले सकते हैं, बाकी दो जो है प्लेन में होते हैं। दिस द शेप एंड ज्योमेट्री ऑल्सो द टेट्राहाइड्रल, ठीक। फिर आता है स्टेरिक नंबर 5 sp3d, तो ये होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिड। कैसा होता है? ट्राइगन होता है एंड बाय पिरामिड। कैसे बनाएंगे? तो ट्राइगन बना लो पहले, ठीक है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, सपोज ये एटम है मेरा, इसी से ट्राइंगल बनेगा ऐसे, ठीक है। इसमें कोई भी कुछ भी हो सकता है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब कैसे पता चला आपको कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल है? तो थोड़ा सा इसे सिंपल स्ट्रक्चर से मैं आपको समझा देती हूँ। क्यों बोल रहे हैं हम इसको ट्राइगोनल बायपिरामिडल? सपोज यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है ना, तो ये कैसे बना रहा है? ट्राइंगल बना रहा है, ऐसे ट्राइंगल बनाया। तो जो 3 एटम्स है वो ऐसे ट्राइंगल बनाया, सराउंडेड 3 एटम, और बीच में सेंट्रल मेटल एटम है। एक आउटर प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। एक एटम आउट ऑफ द प्लेन है और एक एटम जो है वो बिलो द प्लेन है। क्लियर है? तो इससे बन जाएगा ट्राइंगल और 2 पिरामिड्स बनेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं TBP। फिर 6 एटम है। अगर 6 एटम है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? ये A हुआ और इसके बाद आपका यहाँ पे 2, 3, 4, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ठीक है। मतलब कुछ टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, इज कॉल्ड ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोला जाता है? ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। सब सेम इसमें कर लो, ये होगा ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। ये कैसे समझ आ रहा है? यहाँ से ऐसे स्क्वायर बना, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, और वो सारे एक जैसे होते हैं ना, किसी को भी आप कहीं भी रख सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रॉन स्ट्रक्चर। और ऑक्टाहाइड्रॉन स्ट्रक्चर में भी बॉन्ड एंगल अच्छा करते जाओ, साथ साथ करते जाते हैं तो ईजी हो जाएगा। टेट्राहाइड्रल है तो इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो कितना होगा? 09 डिग्री 28। फिक्स्ड है, लर्न ही कर लो सीधे से। अगर परफेक्ट मेरे पास टेट्राहाइड्रल आ रहा है विदाउट लोन पेयर तो उनका बॉन्ड एंगल क्या होगा? इतना होगा। तो कभी कभी जो कंपेयर करने वाले हैं ना वो भी पता चल जाएगा आपको। इसके केसेस में अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूँ तो क्या दिख रहा है आपको? कैसे कैसे टाइप्स की बॉन्ड पेयर है? तो देखो यहाँ पे तो ट्रायंगल बना है, अब ट्रायंगल है, एक ऊपर है, तो यहाँ से तो ये 90 डिग्री भी बनाएगा ना, और ये आपस में कैसे बनाएंगे? 120। तो इसके केसेस में 120 होता है बॉन्ड एंगल एंड ऑल्सो 90, ठीक है। सीधे अगर मैं देखूँ तो एक 180 का भी होगा, तो वो चीज़ें हो जाती है। ये सारा चीज़ें हम डिटेल में करेंगे बाद में, मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आपको, है ना। फिर ऑक्टाहाइड्रल की बात करें तो ऑक्टाहाइड्रल में कैसे कैसे टाइप्स की बॉन्ड एंगल्स होते हैं? क्या लग रहा है आपको? ऑक्टाहाइड्रल के टाइम पे जो फिक्स बॉन्ड एंगल है वो होता है 90 का, ठीक है। एक ऊपर है ना तो उसके साथ में सारे 90 90 90। इवन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि नंबर्स ऑफ 90 बॉन्ड एंगल्स कितने सारे, मतलब इस जियोमेट्री में कितने सारे 90 के बॉन्ड एंगल्स बनेंगे, कितने नंबर्स में 180 का बॉन्ड एंगल्स बनेगा, उस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड लास्ट है आपका पेंटागन बायपिरामिडल। कैसे बनेगा पेंटागन बायपिरामिडल? तो पहले तो पेंटागन बना लो। कैसे होता है पेंटागनल की स्ट्रक्चर? कुछ भी बना सकते हैं ना, लाइक ऐसे, ऐसा पेंटागन ऐसे ही होता है। सेंट्रल मेटल एटम बना दिए बीच में, ये ना ऐसे प्लेन में पेंटागन बनाता है। पहले 5 जो बॉन्ड्स है वो प्लेन में बनाएगा, लेकिन मेरे पास तो 7 बॉन्ड है, स्टेरिक नंबर इज 7, तो 7 बॉन्ड है, तो एक होगा आउटर प्लेन और एक होगा बिलो द प्लेन। तो इसको आप बोलते हो, अभी फिर से सेम हो गया ना, पता चल गया, पेंटागन बनेगा और पेंटागन्स के अबव द प्लेन एक होगा, बिलो द प्लेन एक होगा, और वहाँ से पिरामिड्स का फॉर्मेशन होगा। दैट्स कॉल्ड द पेंटागोनल बायपिरामिडल। एंड जो पेंटागन बायपिरामिडल है उनमें बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो होता है 90 का भी बनता है, 72 का भी बनेगा, ठीक है। तो ये तो था बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में, कि उसका ज्योमेट्री क्या होता है। अगर फिक्स्ड है मेरे पास ओनली बॉन्ड पेयर है तो ऐसे केसेस में उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसका शेप क्या होता है, एकदम बेसिक नॉलेज हो गया। ज्योमेट्री तो हर में यही होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर सब में यही होगा ज्योमेट्री। तो ये सबसे ज़्यादा लर्न करने वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि sp हाइब्रिडाइज्ड है तो लीनियर, अभी क्या भी रिकॉल करो सीधे लर्न हो जाएगा। sp हाइब्रिडाइज्ड है देन लीनियर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है
देन ट्राइगोनल प्लेनर, फिर sp3 हाइब्रिडाइज तो आप बोलोगे उसको क्या, टेट्राहाइड्रल, sp3 डिहाइब्रिडाइज, देन ट्राइगोनल बायोपिरामिड, sp3d2 तो ऑक्टाहाइड्रल, sp3d3 7 स्टेरिक नंबर, देन बोलोगे आप पेंटागोनल बायोपिरामिडल। दैट इज द ज्योमेट्री ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। अब एग्जाम्पल की बात, एग्जाम्पल तो आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, स्टेरिक नंबर 2 है तो 2 वाले स्टेरिक नंबर में मुझे क्या लेनी है, ऐसा ही लेना है जो सिर्फ ओनली 2 बॉन्ड बनाए और उसका अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं क्या, BeCl2 ले सकती हूँ। BeCl2 क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 है, 2 बॉन्ड पेयर बना लिया, आ गया स्टेरिक नंबर 2। अपने आप आ रहा है ना ब्रेन में, मतलब वे सारे मॉलिक्यूल्स को इसके ले सकते हो जहाँ पे 2 नंबर्स में बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है इसका एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल सोचते जाओ आप जल्दी जल्दी से, और सेम चीज़ें इसी के साथ आप BE और क्या बना सकते हो आप, AgCl2 ये भी बना सकते हैं, इसी का एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा आप बना सकते हो CO2 बना सकते हैं। CO2 कैसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 4 था और 4 बॉन्ड तो बनाता है वो, उसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो निकल जाता है। सीधे सीधे हम अपने से एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर CO2 इस कैटेगरी में है तो कार्बन के पास थे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तभी तो मैंने इस कैटेगरी में रखा इसको। तो वैसे नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देती हूँ तो कौन सा एग्जाम्पल बन जाएगा, NO2 पॉजिटिव। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। CO2 अगर sp का हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, वो भी फिक्स्ड वाला, ओनली बॉन्ड पेयर वाला, तो ऑब्वियस NO2 पॉजिटिव भी होगा। तो सीधा देखते ही समझ आ रहा है, तो लर्न करने की बात नहीं है। कैसे देखते समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसके पास थे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर था ना, हाइड्रोजन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मुझे ना नाइट्रोजन के पास भी 4 लाना था, तो मैंने क्या किया, वैलेंसी से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, बन गया इसका एग्जाम्पल। साथ ही ऑर्गेनिक साइड चले जाओ तो कौन सा मॉलिक्यूल आ जाता है आपका, C2H2 C2H2 मॉलिक्यूल है ना, उसमें हाइब्रिडेशन कैसा होगा, ऐसे ही तो होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल है जो फिक्स्ड sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स के लिए परफेक्ट है। अब आ जाते हैं स्टेरिक नंबर 3 वाले जो 3-3 बॉन्ड बनाते हैं। तो 3-3 बॉन्ड बना रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ, कौन सा पीरियोडिक टेबल का ले लेते हैं, 3-3 बॉन्ड बनाने वाला कौन सा पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है, 13th ग्रुप। पता है ना आपको 3 वैलेंसी किसकी होती है, 13th ग्रुप की, थोड़ी देर पहले बताया था। तो 13th ग्रुप के सारे मेंबर ले लो इसके साथ। अब 13th ग्रुप में कौन कौन है मेरे पास, बोरॉन, तो बोरॉन के साथ आप लगाते जाओ जितने भी है ना, कोई भी लगाते जाइए जिससे बॉन्ड बन रहे हैं। BCl3 ऑल्सो होगा यही एग्जाम्पल, BF3 होगा। अब बोरॉन के नीचे कौन आता है, BBr3 ये भी होगा। सारे मोनोवैलेंट एटम तो लगाते जा रहे हैं ना हम। BH3 भी होगा, लेकिन हम बाद में पढ़ते हैं कि ये डाइमर बना लेता है, ऐसे स्टेबल नहीं है ज़्यादा, पर फिर भी है तो एग्जाम्पल इसका। साथ ही आप और क्या लो, एल्यूमिनियम को ले लेते हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। ये सब किससे बिलोंग करेगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन से। अब क्योंकि ग्रुप 13 का बना रहा है तो ग्रुप 14 भी तो बना सकता है, उससे 1-1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बना सकता है ना। ग्रुप 13 बनाया है तो ग्रुप 14 भी बना सकता है 1-1 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के। तो उस केसेस में क्या हो सकते हैं और क्या बन सकता है यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल और क्या ले सकते हो आप, CH3 पॉजिटिव ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया था, और हाँ बिल्कुल होगा, सेम हाइब्रिडाइजेशन ही आएगा इसका ही। ठीक है, तो ऐसे करते करते अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपने से क्रिएट कर सकते हैं। इतनी नीड नहीं होती कि हम उसको लर्न करें। ये यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका यहाँ पे लिख रही हूँ अब, है ना। अब आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर क्या है, 4। अब स्टेरिक नंबर 4 है तो वो सारे मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिन्होंने 4-4 बॉन्ड बनाया है, और सबसे पहले तो हम वहाँ से लेते हैं जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 है। अपने से ढूंढो कौन कौन सा है, कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो कार्बन ले लेते हैं CH4 जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको पता है। अब कार्बन को ले लिया CH4, अब कार्बन के साथ और भी सारे मोनोवैलेंट एटम ऐड करते जाइए, CCl4, CBr4, ये सारे होगा इसका एग्जाम्पल। इसके साथ ही जो कार्बन है उसके नीचे कौन आता है, सिलिकन, तो सिलिकन भी तो सेम चीज़ें बनाएगा, है ना। तो सिलिकन को ले लेते हैं, सिलिकन में भी आपने क्या कर देनी है, 4, तो ये भी होगा टेट्राहाइड्रल, बिल्कुल सिलिकेट्स होते हैं टेट्राहाइड्रल। अब नाइट्रोजन फैमिली में चले जाओ, नाइट्रोजन फैमिली में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, उनसे 1-1 निकाल दें तब भी बनेगा। जैसे अमोनिया NH3 1 इलेक्ट्रॉन करके तब भी क्या बनेगा हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज ही बनेगा। NH3 में भी sp3 हाइब्रिडाइज बनेगा। कैसे पता चला मुझे,
इसके पास था 5, मैंने 3 लगा दिया तो आ गया ना 8, आया ना टोटल 8, बस 8 आ गया। 3 तो लॉन पोन पेयर्स है, कट करो 4 आ गया स्टेरिक नंबर। तो ऐसे आप अपने से रिकॉल कर सकते हैं, अपने से एग्जाम्पल बना सकते हैं। वाटर भी आ जाएगा, क्यों वाटर आ जाएगा, सेम चीज़ अब किया ना मैंने। अगर मीथेन है तो मीथेन का क्या आ रहा था 4 प्लस इधर से 4 इज टू 8 आया था। वैसे ही NH3 में इसका 5 है, 3 है, 8 आ गया। जब ये हाइब्रिडाइज्ड sp3 है तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा sp3 होगा। इसके केसेस में इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 6 और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, डिवाइड बाई 2 इज टू ऑल्सो 4 आया। ठीक है जी। तो आपने क्या करना होता है, बस ऐसे देखना होता है और एग्जाम्पल अपने से क्रिएट करनी है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं sp3d के। तो sp3d के एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वो है क्या, PCl5। PCl5 इज ए एग्जाम्पल ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशंस के और भी कौन कौन से हैं अपने से बनाते जाइए। पहले तो मैंने P वाला ले लिया, फॉस्फोरस वाला, देखते ही समझ आ गया था ना, 10 निकल रहे थे। ऐड करते जाओ यार, कुछ नहीं है। कैसे, इसका वैलेंस सेल में 5, इसके भी वैलेंस सेल में है 5 इज टू 10, 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया क्या 5, और 5 स्टेरिक नंबर ही तो निकाल रहे हैं ना हम। तो वैसे आप अपने से देख सकते हो, बहुत सारा देख सकते हैं ना। और भी क्या क्या ले सकते हो आप एग्जाम्पल्स में, PBr5 होगा ही होगा। और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैंने P की जगह पे आगे वाला कोई ले लिया ग्रुप, ठीक है, तो वो भी होगा क्या। जैसे अगर मैं जीनॉन वाली फैमिली से बनाऊँ तो जीनॉन में कौन कौन हो सकते हैं, जीनॉन फैमिली के साथ बनाते हैं तो इस टाइप का कौन कौन हो सकता है। इसके पास 8 है तो F2 कर देते हैं, बन जाएगा ना। 8 है इसके पास ऑलरेडी, F2 कर दो, बन जाएगा। ये भी क्या होगा, sp3d के एग्जाम्पल होगा। तो I3 नेगेटिव भी कर दो, I3 नेगेटिव ऑल्सो क्या हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड का ही एग्जाम्पल होगा। तो लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं जो हम खुद से भी बना सकते हैं। ऑक्टाहाइड्रल की बात करें तो ऑक्टाहाइड्रल्स के लिए क्या हो सकते हैं, ये सारा इसका है, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल्स की बात करूँ, ये है ऑक्टाहाइड्रल वाले। तो ऑक्टाहाइड्रल में सारे फिक्स्ड SF6 6 जो बॉन्ड बनाए वैसा वाला को लेंगे तो SF6 होगा, फेवरेबल एग्जाम्पल है, SF6 हो गया। इसके अलावा ऑक्टाहाइड्रल में TeF6 हो गए, SiF6 नेगेटिव, 2 और इलेक्ट्रॉन दे दो तो बिल्कुल सल्फर जैसा होगा ना सिलिकॉन, इसलिए ले लिया था मैंने, सल्फर के जैसा ही होगा सिलिकॉन अगर हम उसको 2 दे देते हैं। ठीक है जी, TeF6 ये सारे जो है वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और बहुत सारे हैं, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल अवेलेबल है यहाँ जो हम 1 बाय 1 करेंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल तो आपको ऐसे ही पता चल गया कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। पेंटागन बायोपिरामिडल का सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है जो बहुत ईजी पड़ता है वो है IF7। अब ये भी बताऊंगी मैं कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम में मैंने I क्यों लिया है और सराउंडेड में फ्लोरीन क्यों लिया है, ठीक है, उसका भी रीज़न होता है, ऐसे नहीं लिख देते। साथ ही एक और एग्जाम्पल है ReF7। तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं हाइब्रिडाइजेशंस के जो कम्प्लीटली बॉन्ड पेयर वाले हैं। और इधर जो एग्जाम्पल मैंने बताया उसमें लोन पेयर्स भी था। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं स्टेरिक नंबर, 1 बाय 1 स्टेरिक नंबर से एक्सप्लेन करते हैं कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कैसे उसमें बॉन्ड एंगल्स को देखेंगे, कितने बॉन्ड एंगल प्रेजेंट हैं और कैसे वेरिएशंस आते हैं अगर लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाए। तो लोन पेयर के आते ही कैसे शेप में वेरिएशन होगा वो हम स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको जियोमेट्री तो लर्न हो गया होगा, पक्का लर्न हो गया होगा, है ना। अभी तक हमको लर्न हो गया ज्योमेट्री कैसे कैसे होती है स्टेरिक नंबर से। साथ ही हमने ये भी देख लिया कि अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो उस केसेस में ज्योमेट्री एंड शेप जो है वो सेम ही आएगा, है ना। अब कॉन्सेप्ट ला रहे हैं किसका, लोन पेयर्स का। बेसिकली अभी सिर्फ उतना ही समझेंगे, बॉन्ड एंगल साइड नहीं जा रही हूँ मैं, वो अलग से हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ बता रही हूँ कि कैसा शेप होता है, शेप में कैसे चेंजेस आती है। स्टार्ट करते हैं स्टेरिक नंबर से। कौन से स्टेरिक नंबर से स्टार्ट करी हूँ मैं, स्टेरिक नंबर 3, क्योंकि 2 में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि ओनली बॉन्ड पेयर ही बनेगा, उसके पास फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा कहाँ, जो एग्जाम्पल लेते हैं उसमें। स्टेरिक नंबर 3 की बात करूँ तो 3 में 2 पॉसिबिलिटीज़ है।
कैसा, मे बी इसमें क्या हो, 3 ऑल आर बॉन्ड पेयर्स हो प्लस 0 लोन पेयर्स हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। बहुत सारे एग्जांपल है ना ऐसा वाले। पर एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स हो प्लस 1 लोन पेयर्स हो। ठीक है जी। तो क्या होगा, अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं यहाँ पे लिखते जाना, ठीक है। ये तो है हमारा स्टेरिक नंबर और ये है आपके लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर्स और ये हो जाएगा आपका जियोमेट्री। ज्योमेट्री की बात करो तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा और इसका शेप भी फिक्स होगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, लोन पेयर नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक, इसके एग्जांपल में तो देखे थे पहले भी, क्या आ जाएगा, BCl3, BF3, बहुत सारे एग्जांपल है, लॉट्स ऑफ एग्जांपल है इसका जो आप सीधे से लिख सकते हो। ठीक, इसके एग्जांपल मैं बताती हूँ जिससे आपको समझ आएगा। अगर मैंने ना यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं इसको, ये वाला कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि नया आ रहा है, लोन पेयर है। सपोज मैंने क्या ले लिया, SO2 मॉलिक्यूल लिया। क्या ले लिया मैंने, SO2। देखो क्या होता है, SO2 की बात करें तो जो सल्फ़र है, SO2 की बात करूँ मैं तो जो सल्फ़र है मेरे पास, उसमें क्या हो रखा है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पता है आपको ना। सल्फ़र के पास टोटल होता है 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है ना जी, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे 6। अब इसने क्या किया है, 2 बॉन्ड्स बना रखा है ऑक्सीजन से और 2 बॉन्ड्स बना रहा है इधर ऑक्सीजन से। अब बचा मेरे पास एक लोन पेयर। आ गया, एग्जाम्पल से समझ आ गया ये कौन सा वाला कंसेप्ट है, 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर्स, इसी का एग्जाम्पल है। तो इस मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ अ जियोमेट्री, तो जियोमेट्री तो बिल्कुल सेम ही होगी, क्योंकि लोन पेयर को हम कंसीडर करते हैं जियोमेट्री में। जियोमेट्री की बात करें तो सेम होगा एज इट इज़, इसके जैसा ही, ट्राइगोनल प्लेनर। पर अगर बात करें शेप की, तो शेप में आपको पता है कि जब भी हम शेप देखते हैं तो लोन पेयर्स को हटा दिया जाता है। जब भी हमको शेप देखना है लोन पेयर्स को हटा देंगे और जैसे ही हम लोन पेयर्स को हटाया, इसका शेप कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, बेंट, या बोल सकते हैं वी शेप। कैसा दिख रहा है, वी शेप दिख रहा है। हाँ, लोन पेयर इसको इफेक्ट करेगा, इसे रिपल करके ना इसकी बॉन्ड एंगल को कम करेगा, लेकिन हमें शो नहीं कराना है, उसको दिख नहीं रहा है वो, उसका बॉन्ड एंगल को रिड्यूस करने में तो है इफेक्ट, लेकिन हमें शेप में उसको कंसिडर नहीं करनी है लोन पेयर को। दैट्स वाई आप इसका शेप क्या बोलोगे, फिक्स्ड है इसका शेप, शेप आ जाता है आपका वी शेप। तो एक चीज़ें पता चल गई, एक स्टेरिक नंबर का पता चल गया आपको, स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 है, उस केसेस में 2 ही केस बनते हैं, या तो 3 बॉन्ड पेयर्स हो या फिर 2 बॉन्ड पेयर्स हो और 1 लोन पेयर्स हो। विथ एग्जाम्पल आपको समझ आ गया। और क्या क्या एग्जाम्पल है इसके, एक दो और सोच लो कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़। अगर मैंने सल्फर का ले रखा है तो सल्फर के साथ साथ और क्या एग्जाम्पल्स ले सकती हूँ मैं, NO2 नेगेटिव भी तो ऐसा ही होगा ना, NO2 नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दो तो वो सल्फर जैसा ही बिहेव करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा। बाकी ऐसे अपने से एग्जाम्पल देख के ना वो तो तुरंत बन जाता है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा केसेस है, उसके हिसाब से आपको शेप निकालनी है। तो एक चीज़ मुझे पता चल गया कि शेप में वेरिएशन आया लोन पेयर्स आ जाने से। ये तो फर्स्ट केसेस हो गए। अपने स्टेरिक नंबर 4 भी यहीं पे समझ लो। स्टेरिक नंबर 4 की बात करें तो स्टेरिक नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर 4 की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब इसमें भी जब बहुत सारे टाइप्स के केस बनेंगे, लगभग 5 केसेस बनेगा। कैसे पॉसिबिलिटीज़ है, 4 ऑल कैसा हो, बॉन्ड पेयर्स, सारे के सारे कैसे हैं, बॉन्ड पेयर्स है प्लस 0 लोन पेयर्स है उसके पास। 4 बॉन्ड पेयर्स है प्लस 0 लोन पेयर्स है, फर्स्ट केस है ना, जो कि बहुत कॉमन होता है, जो हमें पढ़नी होती है, जो पहले भी पढ़ते हैं, बहुत कॉमन है। सेकेंड केस है इसमें कि 3 बॉन्ड पेयर्स हो प्लस 1 लोन पेयर्स, ठीक है जी। थर्ड केस इसमें बन जाता है 2 लोन पेयर्स हो प्लस 2 बॉन्ड पेयर्स, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर्स हो, पहले बॉन्ड पेयर्स को लिख रहे हैं, प्लस 2 लोन पेयर्स। फोर्थ केसेस है 1 बॉन्ड पेयर ओनली, 1 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर्स। तो इतने सारे टाइप्स के केसेस हैं। ज्योमेट्री पूछ ले तो सीधे सीधे से बदल लेना,
अगर इतने केसेस आ गया, कोई भी इसमें से केस आता है आपके पास और उसकी जियोमेट्री पूछेगा तो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो सबकी जियोमेट्री है। जियोमेट्री पूछता है तो आपको बोलना है कि सबकी जियोमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। चाहे ये केस हो, ये केस हो, ये हो या फिर ये हो, सब केसेस में जियोमेट्री तो सेम होने वाला है, क्योंकि लोन पेयर तो हम कंसिडर करते ही है जियोमेट्री में, दैट्स व्हाई जियोमेट्री तो होगी टेट्राहेड्रल। लेकिन बात करते हैं शेप की, तो शेप क्या होता है, ठीक है, इसका शेप क्या होगा, इस केसेस में शेप, इस केस में शेप क्या होंगे और इस केस में शेप क्या होंगे, मैं अभी उसको ड्रॉ करके भी बताऊंगी आपको। पहले तो लिख लेते हैं। 4 सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, तो मैंने पहले बताया था उसकी जियोमेट्री और शेप सेम होता है, तो ये तो होगा टेट्राहाइड्रल। इसका शेप भी कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल होगा, अगर सबके सब बॉन्ड पेयर्स हैं टेट्राहाइड्रल होंगे। इतना चीज़ें पता चल गया, टेट्राहाइड्रल है मतलब समझ आ रहा ना कि कैसे बनाते हैं टेट्राहाइड्रल्स को। ये ऐसे करके ऐसे मॉलिक्यूल्स बनेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने 3 बॉन्ड पेयर्स की बात की तो उसका जो शेप है वो वेरी हो जाता है और हो जाता है पिरामिड, पिरामिडल बोलते हैं, ठीक। उसके बाद 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स आता है तो उसका शेप बेंट हो जाता है और वापस से उसका जो शेप है वो हो जाएगा वी शेप, या इसको बोलते हैं एंगुलर शेप। इसका जो शेप है वी शेप हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में बहुत पढ़े हो ना, वाटर का होता है, इसको एंगुलर शेप भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा केस आ जाता है 1 बॉन्ड पेयर ओनली, 1 बॉन्ड पेयर ओनली, तो उस केसेस में आ जाएंगे क्या, लीनियर। तो उस केसेस में क्या हो जाता है, उसका शेप लीनियर। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट चीज़ कि मुझे शेप पता होना चाहिए सबका, है ना, जो कि सीधे सीधे नोटेशन में दिख गया है क्या क्या होता है। तो यहाँ से अभी मैं बना के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल वेट कीजिए, पहले बस लर्न कर लो कि इस केसेस में क्या होता है शेप पिरामिडल, इस केसेस में कैसे होते हैं शेप वी शेप हो जाएगा, और इस केसेस का केस आता है तो फिर स्ट्रक्चर बनती है, शेप जो बनता है उसका वो होता है लीनियर। इतनी चीज़ें मुझे पता चल गया, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा ये वाली चीज़ों को। एक एक एग्जाम्पल मैं यहीं पे बता दूँ आपको। सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो इसमें कौन सा ले लोगे आप, CH4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ईजी, आप हर बार यूज़ करते हो, है ना। SiCl4, बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसके केसेस में आप ले लेते हैं अमोनिया, NH3। NH3 इज़ द पिरामिडल स्ट्रक्चर। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसका भी आप बोलो मैं निकाल सकती हूँ। NR3 भी हो सकता है, NR3 भी हो जाएगा, NR3, और साथ में OH3 पॉजिटिव, ये सारी मॉलिक्यूल है ना। फिर आ जाते हैं किसमें, इसके एग्जाम्पल H2O। H2O होगा, वो कैसा होता है, sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड ही, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, उसमें 2 लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, अभी निकाल के देखेंगे। और F2O भी होगा। ऐसे लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल है जो हमको करनी है। इसके एग्जाम्पल में सोचो कौन सा हो सकता है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन तो आए क्या, sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, बट उसमें ओनली 1 बॉन्ड पेयर है। कौन सा हो सकता है एग्जाम्पल, HX। कौन सा एग्जाम्पल है, HX। और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, OX नेगेटिव। ये 2 एग्जाम्पल हो सकते हैं। हियर X इज टू क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सारा आ जाएगा ना, ये सब आ जाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है जी। तो अभी इसका एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी मैं कि कैसे होता है। जल्दी फटाफट से इसको नोट करो, तो मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल से और स्ट्रक्चर बना के समझाती हूँ स्टेडिक नंबर 4 को। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना, 1 बाय 1 देखेंगे अभी। देखो, अगर मैं स्टेडिक नंबर 4 जो मैंने लिखा था उसी का कॉन्सेप्ट लेते जाते हैं, तो फर्स्ट वाला तो ठीक था, एकदम फिक्स टेट्राहाइड्रल ही था। इसका फर्स्ट जो केस था वो तो टेट्राहाइड्रल होगा, वो पता है मुझे। अब मैं क्या करती हूँ, 3 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर्स वाला एग्जाम्पल को समझते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल्स को समझने के लिए आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, NH3 ले लें, इसी से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। अगर बात करूँ मैं NH3 की, तो जो NH3 होता है उसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है, नाइट्रोजन। सेंट्रल मेटल एटम है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो ये हो गया 3 बॉन्ड पेयर्स, और एक होता है आपका लोन पेयर्स, यही होगा। अगर जियोमेट्री की बात करें तो जियोमेट्री तो आती है टेट्राहाइड्रल। हाइब्रिडाइजेशन भी पता ही है आपको, समझ आ गया होगा, NH3 देखते ही हाइब्रिडाइजेशन है sp3,
स्टेरिक नंबर भी समझ आ गया, केस भी समझ आ गया कौन सा है, और जियोमेट्री की बात करें तो होगा टेट्राहेड्रल। बट शेप की बात करें बच्चा तो शेप में क्या हो जाता है, ये है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में ये उधर H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H, और लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है, दैट्स वाई लुक लाइक पिरामिड। ये कैसा दिखता है एक्चुअल में, ये दिखता है पिरामिड के जैसा। ये है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन्स बना लिया सारा ऐसे, और हाइड्रोजन से देखें तो ये दिखता है हमें ऐसे झुका हुआ और ऐसे पिरामिड। अब बिल्कुल इसको बनाने में इसका कंट्रीब्यूशन है, ये इसको रिपल करके इसके बॉन्ड एंगल सब में डेविएशन ला देगा, इफेक्ट डालेगा, पर इसका शेप हो जाता है पिरामिडल शेप। ये था इसका शेप, ठीक है। थोड़ा सा बॉन्ड पेयर में भी अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ ना, तो जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है उसका बॉन्ड पेयर कितना, बॉन्ड एंगल्स कितना होता है 109.28 डेज, है ना। इसका थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है, और बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो करके कितना रह जाता है 1/7 के अराउंड रह जाता है, ठीक है। अब सेकेंड केस ले लेते हैं। कौन सा लिया था हमने, इसमें ले लिया था 2 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर्स। कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके, किस टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है इस केसेस में, आपके कोई भी एग्जाम्पल ले लो, F2O ले लेते हैं, है ना। सेंट्रल मेटल एटम दिख रहा है, ऑक्सीजन है, सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास तो होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन में मुझे पता चल गया कि इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं ऐसे, और इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है। तो 2 लोन पेयर्स 2 बॉन्ड पेयर्स का एग्जाम्पल है ना जी, ये 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स का एग्जाम्पल है। अब 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स का एग्जाम्पल है, तो इसकी जियोमेट्री वगैरह सब सेम ही होगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम ही होगा। लेकिन बात करें शेप की, तो शेप में आप इसको नहीं लेते, तो क्या लिखवाया था मैंने, वी शेप लिखवाया था, ये होता है पिरामिडल शेप, और सेकंड में मैंने लिखवाया था वी शेप। तो आपको दिख रहा होगा सेंट्रल मेटल है और ऑक्सीजन, और ये H और ये H, दैट्स इट। तो ये दिखता है हमें वी शेप। अब थर्ड जो था वो कौन सा वाला कंसेप्ट था, 1 बॉन्ड पेयर्स ओनली प्लस 3 लोन पेयर्स। ये तो निकाल के भी दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने एग्जांपल में क्या बोला था, आप HX ले सकते हैं, या फिर OX नेगेटिव, जहाँ पे X जो था वो क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होगा ना। अब इसमें कैसे आ रहा है, निकाल के देखो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, इसमें क्या पता चल रहा है। इसके केसेस में मैंने इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे HCl ले लिया, है ना, HBr ले लिया, HI, ये सारे एग्जांपल इसके अंदर आएगा। साथ ही आप इसमें भी ले सकते हो Cl नेगेटिव, OBr नेगेटिव, OI नेगेटिव, ये सारे एग्जांपल होगा किसका, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन होंगे sp3, जो अभी निकाल के दिखाऊंगी आपको। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कैसे, किसी का भी निकाल लो आप, है ना। HBr का निकालें तो जो Br है उसके पास तो है खुद का कितना 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस हाइड्रोजन आया 1 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए 8, डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने 4, आ गया स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास निकल गया sp3। अब क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल गया, और कॉन्सेप्ट भी मुझे पता है। कैसे कॉन्सेप्ट पता है, अगर मैं ब्रोमीन की बात करूँ तो ब्रोमीन में टोटल तो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 इलेक्ट्रॉन होगा ऐसा। अब उसमें तो दिख ही रहा है ना जी, ओनली 1 सिंगल बॉन्ड ही तो बनाया उसने। सपोज ये सिंगल बॉन्ड बना लिया है, किसके साथ, H के साथ, और बाकी सारे लोन पेयर्स हैं। सिंगल बॉन्ड बनाया और बाकी सारे लोन पेयर हैं, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, लीनियर बनेगा, ऑब्वियस लीनियर बनेगा, है ना। मतलब इसकी जो जियोमेट्री है वो तो होगा टेट्राहेड्रल। क्यों, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और लोन पेयर क्योंकि मैं कंसीडर करती हूँ, तो इसलिए क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। थोड़ा अच्छे से बना लो इसको तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया, मतलब हमने एग्जांपल सही लिया था। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हमको देखना होता है, ये है मेरे पास ब्रोमीन, और ब्रोमीन के पास टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने, तो यहाँ से है 1 2, ये 3 लोन पेयर्स है, और एक इसके पास है बॉन्ड पेयर। 3 लोन पेयर्स है और एक इसके पास है क्या, बॉन्ड पेयर। इस केसेस में अगर 3 लोन पेयर्स है तो ये तो हो गया ऐसे लोन पेयर्स का अपना, और एक ही है बॉन्ड पेयर। तो स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है ओवरऑल,
टेट्राहाइड्रल है, ज्योमेट्री कैसा है इसकी, टेट्राहाइड्रल है, पता चल गया मुझे, ज्योमेट्री इज द टेट्राहाइड्रल, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। बट बात करें शेप की, तो शेप में बच्चे मैंने पहले ही बोला है कि इसके लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। तो आफ्टर ऑल आपको दिख कैसा रहा है, ये यहाँ पे Br और उससे लगा हुआ है H, कैसा दिख रहा है, लीनियर। दैट्स वाई मैंने बोला था कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। तो इतना तो कॉन्सेप्ट था, ये 2 स्टेरिक नंबर हमने डील कर लिया है। आगे की जो स्टेरिक नंबर है ना, स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 6, स्टेरिक नंबर 7 जो इंपॉर्टेंट है, जो अब एग्जाम में आते हैं, वो मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में। और जितना मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको मॉलिक्यूल्स, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, पूरा 50 क्वेश्चंस निकाला है मैंने, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस निकाले हैं। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, वो पूरा 50 क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा, अपलोड कर देंगे हम वीडियो में। अब उसमें क्या करना, आप पहले ना पॉज कर करके खुद ही बना के ट्राई करना, और उसके बाद फिर मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगी वो सबको डील करेंगे। वो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है, उसमें मैं पूरा इंक्लूड कर रही हूँ केमिकल बॉन्डिंग, मतलब ये सिर्फ बेसिक्स नहीं है, ओनली हाइब्रिडाइजेशंस की नहीं, सारे केमिकल बॉन्डिंग्स का। अब एक चीज़ और, जो मैंने फर्स्ट में जितने भी मॉलिक्यूल का लिस्टिंग करा रखा था, उसको पहले आप खुद बना के देखोगे। उसके क्या क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशंस निकालनी है, ज्योमेट्री निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, और उसकी एंगल्स निकालने हैं, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंगल्स, और उसके शेप भी बतानी है मुझे, ठीक है। जिसका नहीं बनता उसको कमेंट करो, कमेंट में प्रॉपरली रीड करती हूँ और आपको रिप्लाई भी करूँगी। और नेक्स्ट जितना ज़्यादा आपको मॉलिक्यूल्स है ना, जिसमें भी टफ लग रहा है जो भी मॉलिक्यूल, वो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, उसी को ही नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगी बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि सारे को अगर डील करने लगे तो बहुत टाइम हो जाएगा।